यार कल ना एक बच्चे का कॉल आया और उसने ना मतलब दिल के जो पुराने घाव थे ना उनको हरे कर दिए यार। मतलब जो मेरे सबसे जिस बात से मेरे को घिन आती थी ना वो बात यार कल वापस लौट के आ गई यार मेरे सामने। तो बच्चे ने मेरे कॉल उठाते उसने बोला सर मैं बर्बाद हो गया। मैं एकदम से भाई क्यों भाई क्या हो गया? सर मेरी ना पूरी 11th बेकार हो गई। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, तेरे को क्यों समझ में नहीं आया? उसने कहा सर मैं लोअर बैच मिला मेरे को और मेरे सारे टीचर्स ऐसे थे मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने पूछा भाई तेरे को लोअर बैच क्यों मिला, तूने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी होगी? उसने कहा नहीं सर मेरी इच्छा है पूरी पढ़ाई करने की और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ लगातार, लेकिन सर जब मैंने शुरू में एडमिशन टेस्ट दिया था ना वहीं से मेरे को सर लोअर बैच मिल गया, उसके बाद सर मैं कोप अप ही नहीं कर पाया। यार मतलब ये बैच सिस्टम से मेरे को बहुत नफरत है। इस बच्चे की इसके चक्कर में 11th बर्बाद हुई है ना। एक और बच्चा मैं आपको बताऊं यार, आयुष अग्रवाल इसका नाम है, इसके दूसरे कारण से ये तो डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गया था सेकंड हाफ ऑफ 11th में, इसलिए अपने 11th इसने बर्बाद कर ली। लेकिन ये 12th के साथ में IIT बॉम्बे गया, इसकी तो अलग कहानी है ना। ये कैसे गया वो सारी चीज मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे को कल एक बात स्ट्राइक हुई यार, ऐसे इतने बच्चे होंगे अलग अलग कारणों से जिनकी 11th बर्बाद हो गई। तो यार आपकी भी अगर 11th बर्बाद है ना तो मेरे को कमेंट्स में आपके रीजन लिख के बताओ और ऑनेस्ट रीजन बताना, है ना। एनीथिंग कैन बी ऑनेस्ट रीजन, पर वो ऑनेस्ट रीजन बताओ। वहां से एक थॉट आई यार, जैसे उसने मेरे से एक बात बोली जिसका कॉल आया कि सर मैं 12th में क्या करूं। एक तो उस बेचारे की समस्या आई थी सर मेरे को वापस से लोअर बैच मिल रहा है क्योंकि मेरा 11th में पूरा लोअर बैच चला है। मैंने कहा बेटा चलो वो कहानी तो अलग हो गई, लेकिन यार आज मैं वीडियो बना रहा हूं उन लोगों के लिए जो अब कोप अप करना चाहते हैं क्लास 12th में। तो यार इसमें मैं पूरी एकेडमिक जो हेल्प है ना वो करना चाहता हूं कि आपका जो 11th का जो पुराने पाप हैं या पुराने डिजास्टर्स हैं किसी के कारण से भी हुए हो वो अफेक्ट नहीं करें क्लास 12th में। तो यार अब बच्चों के एक मन में आता है, काफी सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं सर क्या 11th पूरी पढ़ूं उसके बाद 12th स्टार्ट करूं क्या? नहीं, देखो यार मैं तुमको आज एकेडमिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यस तीनों सब्जेक्ट में पूरे ऐसे चैप्टर बताने वाला हूं जो मैंने आयुष को भी बताए थे, ये तो अपना ही बच्चा है यार, जिससे तुम 11th थोड़ी सी पढ़ के मतलब 10% 11th से तुम्हारा काम हो जाएगा। 10% 11th काम जो आती है ना 12th में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ 10% काम आती है जेई नीट में, नहीं, 12th स्टार्ट करने में या 12th में सिर्फ तुम उस पर फोकस करो ताकि तुम 12th एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कर दो। तो यार कॉपी पेन लेके बैठना, ये पूरा एकेडमिक वीडियो है अपना, मैं पूरे चैप्टर में से क्या क्या तुम्हें कब कब पढ़ना है ना वो बताने वाला हूं ताकि तुम एज अर्ली एज पॉसिबल क्लास 12th स्टार्ट कर लो। और वो सिर्फ 10% सिलेबस होने वाला है, ठीक है। चलो तो फटाफट से करते हैं, वीडियो पूरा एंड तक देखना बच्चों। तो यार फिजिक्स से स्टार्टिंग करते हैं। ये मैंने सारे 11th के टॉपिक्स लिख रखे हैं, सर सारे पढ़ने हैं क्या? नहीं, फटाफट से मैं तुम्हें समरी में फिजिक्स को बताया हूं क्या क्या पढ़ना है। देखो यूनिट डायमेंशन चैप्टर में तुम्हें डायमेंशन निकालना आना चाहिए कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है। यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा आता है, पर डायमेंशन निकालना आना चाहिए, दैट्स इट। वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो पैरेललोग्राम लॉ तुम देख लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आने चाहिए आई कैप जे कैप में, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये तुम्हारा काम हो जाएगा वेक्टर में, है ना। काइनेमेटिक्स 1D की बात करें, मैं 12th के रेस्पेक्ट से बोल रहा हूं, तो बेसिक्स 3 इक्वेशंस जो तुम लगाते हो ना वो तुम्हें आनी चाहिए इसमें, वो तुम्हें आती भी है तो तुम्हें ये अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है काइनेमेटिक्स में। वो रिलेटिव फलाना ढिमाका बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े क्वेश्चंस का 12th में रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। 2D की अगर मैं बात करूं तो बेसिक 2D प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, प्रोजेक्टाइल के बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स, वो भी जब काम आए तब पढ़ना, इसको अभी मत पढ़ना, प्रोजेक्टाइल को अभी मत पढ़ना, जब काम आए किसी 12th के टॉपिक में तब उठाना, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तुम्हें आना चाहिए वो आना चाहिए FBD बनाना, फोर्सेस आइडेंटिफाई करना और FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इतना तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आना चाहिए। इसके अलावा 12th में एकदम वो डिटेल्ड कंस्ट्रेंट मोशन और ये वेज कंस्ट्रेंट और फलाना ढिमाका उनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, तो ये बिल्कुल बेसिक्स है। फ्रिक्शन की मैं बात करूं, सर फ्रिक्शन में 2 ब्लॉक प्रॉब्लम वगैरह, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हें बस दोनों फ्रिक्शन स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगाना है और उनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, तो ये रिवाइज कर लेना, μSn μkn और μn, बस काम खत्म। सर्कुलर मोशन में FBD बना के डायनामिक्स लगानी आनी चाहिए, F net इक्वल टू mv² टेंजेंट वो रेडियल डायरेक्शन में, बस, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी इंपॉर्टेंट है,
अगर तुम क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो वर्क पावर एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए, दैट्स इट। वो सर्कुलर मोशन, फलाना ढिमाका, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पोटेंशियल एनर्जी और वो सब तुम नहीं भी आएगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितनी जरूरत है उतना तुम्हें आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास में सिर्फ सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन और एक मोमेंटम कंजर्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ COM छोटी छोटी चीजों की और मोमेंटम कंजर्वेशन वो आना चाहिए बस तुम्हें, ठीक है। एंड P मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। रोटेशनल मोशन में सर रोटेशनल मोशन इतना बड़ा है यार, ये तो हमारे मतलब ये तो अगर मैं जेठालाल हूं तो ये सुंदरलाल ठीक है ना, इसमें टेंशन मत लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक चीजों का निकालना आना चाहिए। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं ना तो मैकेनिक्स एक ऐसी चीज है जिसके बेसिक्स आने चाहिए। अब चलो इन चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशन की तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी 12th के चैप्टर्स में, जी कांस्टेंट से मेनली सॉल्व हो जाता है सब कुछ, तो ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है। तुम्हें कैलोरीमेट्री इलास्टिसिटी की नहीं पड़ेगी, थर्मल एक्सपेंशन हीट की नहीं पड़ेगी, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की रेयरली आइडियल गैस इक्वेशन की पड़ जाए तो पड़ जाए, तो ये तुम्हें बिल्कुल भी इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एसएचएम में स्प्रिंग की जरूरत पड़ सकती है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, और बेसिक एसएचएम की इक्वेशन आनी चाहिए, दैट्स इट। वो भी शुरू में जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत हो तब पढ़ लेना। तुम इसके बिना भी 12th की स्टार्टिंग कर सकते हो, जब जरूरत पड़ जाए तब ये बेसिक उठा लेना। वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड की जरूरत पड़ेगी जब तुम वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, उसके पहले शायद ही जरूरत पड़े, तो इसकी वेव ऑप्टिक्स से जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी उठाने की जरूरत नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी डिफिकल्ट चीजों की, जब तक तुम्हारा फ्लूइड के साथ ही क्वेश्चन मिक्स होके नहीं आ जाए। तो यार क्लास 12th के लिए आप देखो मुश्किल से 10% तुम्हें शुरुआत करनी हुई मैकेनिक्स की, ये सारे जैसे जैसे आते जाए साल भर में वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। ये हो गया हमारी फिजिक्स की बात, ठीक है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं यार, तुम टेंशन मतलब लोग फोकट में डरा देते हैं। भाई मेरा दोस्त, मेरा जो रूममेट के बगल मतलब जो बगल वाले रूम में रहता था ना, वो मेरे साथ में 12th में पढ़ा था, मैं 11th में ज्वाइन हुआ था, वो 12th में आया था। 11th में कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, गांव से आया था भाई ने, 12th में 11th 12th दोनों साल की तैयारी करी, और एक साल में 12th के अंदर में ही 12th के साथ में ऑल इंडिया ने 18 मारी। भाई वो एक गांव देहात से आया था, एक साल में उसने 2 साल की प्रिपरेशन में फोड़ दिया। एक साल बहुत बड़ा होता है अगर ढंग से कोई मतलब सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवा दे तो, ठीक है। अब बात करते हैं देखो केमिस्ट्री की। क्या बात करो सर आप केमिस्ट्री बता दोगे? यार मैंने भी जेई की तैयारी करी है ना, और मैंने प्रतीक सर से डिस्कस भी कर लिया है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर तुमको। देखो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इसमें यार ये बहुत डरावना लगता है, 11th का पहला चैप्टर आया था कई बार ये, इसमें यार कैलकुलेशन ऑफ मोल्स आना चाहिए तुम्हें, बस मोल्स कैलकुलेट करने आना चाहिए भैया, इतना मास अपॉन एटॉमिक मास, मोल्स कैलकुलेशन आना चाहिए, काम खत्म। और वो एवोगैड्रो नंबर याद होना चाहिए, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूँ केमिस्ट्री में कोई टेंशन नहीं है, इसका कोई यूज नहीं आएगा 12th में, और वैसे भी तुम फिजिक्स में वापस पढ़ोगे तो इसको तो भूल ही जाओ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे तो क्रॉस लगा देता हूँ मैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन आ जानी चाहिए तुम्हें, और वो थर्मोडायनेमिक्स में तुम 11th में पढ़ भी चुके हो फिजिक्स में, ठीक है, तो इसको भी आप हटा सकते हो साइड में, ठीक है। हाँ थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला काम आ जाता है 12th में, तो यार ये तुम्हें पता होना चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी का। तो मैं देखो एकदम पिन पॉइंटेड तुमको कंटेंट बता रहा हूँ, इसको लिख भी लेना। मैं थोड़ा साइड में हो जाऊंगा, तुम स्नैपशॉट भी खींच सकते हो, एक काम करो स्नैपशॉट खींच लो इसका, ठीक है ना, 1 2 3 ठीक है। चलो केमिस्ट्री में फिर स्नैपशॉट खींच लेना, लिखो मत, स्नैपशॉट खींच लेना, ठीक है। अब मैं बात करूं आयनिक इक्विलिब्रियम, सर ये बहुत कठिन चैप्टर है, बहुत दुख दिया था इसने मेरे को भी यार, बहुत खतरनाक होता है ये, पर टेंशन मत लो, इसमें तुम्हें पीएच की कैलकुलेशन आनी चाहिए और सॉल्युबिलिटी के बेसिक फॉर्मूले कर लेना बस इसमें से, ठीक है। 12th में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन होने में बड़ा चैप्टर है, बस तुम्हें बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, हाँ भाई ये दोनों चैप्टर्स हैं जो तुम्हें आने चाहिए इंपॉर्टेंट, इनका इनऑर्गेनिक में यूज आएगा 12th में, तो ये दोनों चैप्टर पे थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेना। इसमें विद टाइम भी कर सकते हो, और अगर शुरू में टाइम मिल जाए तो शुरू में कर लेना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको सबसे पहले उठा लेना केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक अगर तुम्हारी वीक हो तो, ठीक है। अब ऑर्गेनिक पे आते हैं, IUPAC की बिल्कुल बेसिक नेमिंग आनी चाहिए, वो 12th के साथ में वापस से पढ़ाएंगे भी सही, ठीक है। GOC देखूं तो GOC इंपॉर्टेंट है, इसमें पर्टिकुलर बात करें तो स्टेबिलिटी, ये कितना स्टेबल हो जाता है, फलाना ढिमाका, वो तुम सब जानते हो, ठीक है ना, तो ये पढ़ लेना केमिस्ट्री में, ठीक है। चलो स्नैपशॉट खींच लो,
चलो बहुत बढ़िया। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं भाई साहब। तो यार मैथ्स में देखो लॉगरिथम, बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए लॉगरिथम के, बेसिक फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा नहीं, log a प्लस log b, ठीक है ना, जो भी मतलब बेसिक आने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल 12th में काम आते ही नहीं है ना। क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब क्वाड्रेटिक जो है ना, जैसे तुम अब फंक्शंस वगैरह पढ़ोगे और डेरिवेटिव्स वगैरह में जाओगे तो उसमें क्या है, एक तो रूट निकालने आने चाहिए, क्वाड्रेटिक के रूट निकालने आने चाहिए तो सब जगह काम आता है ना। फिर एक वेवी कर्व मेथड जो होता है ना, वो तुम्हारे फंक्शंस में काम आएगा आगे। इनइक्वालिटीज और मॉड्यूलस ये भी आने चाहिए। तो देखो क्वाड्रेटिक का ये पार्ट तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। मेरा IITian होने का फायदा उठा लो तुम, सब एक टीचर से समझ लो तुम, है ना, बहुत बढ़िया। नहीं यार मैंने कहा सारे सब्जेक्ट का एक साथ बता देता हूँ, देखो ठीक है। अब कंपाउंड एंगल की बात करें सर तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, टेंशन मतलब बेसिक फॉर्मूले पढ़ लेना, वो भी काम आए जब, शुरू में जरूरत भी नहीं है इसकी, बेसिक जब आए तब तब पढ़ते चलना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस के ग्राफ्स होते हैं वो तुम्हारे फंक्शंस में काम आएंगे, तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। फिर अगर मैं बात करूं P एंड C की, तो भाई साहब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर जब आएगा उसमें काम आएगा। बेसिक्स आना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन प्रोबेबिलिटी के पहले इसको तुम नहीं भी करोगे टेंशन मत लेना, बेसिक प्रोबेबिलिटी तुम्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालना आता होगा, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स आने चाहिए, भैया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सर्कल की इक्वेशन आइडेंटिफाई हो गई, कुछ कुछ बेसिक्स तो आने ही चाहिए इसके, राइट। तो यार देखो यार ये पूरा मैथ्स का मामला हो गया। स्नैपशॉट खींच लो पहले एक बार, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो अब ये तुम देखोगे ना लिटरली 10% सिलेबस ही है, तो क्यों घबराना, 12th स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ में 11th भी करेंगे, एक साल में सब कुछ पॉसिबल है। यार ये जो बच्चा है ना आयुष, यार इसके साथ बिल्कुल जो हुआ था ना यार, इसने एक साल में फोड़ के दिखा दिया। इसलिए यार देखो जिन बच्चों को मदद चाहिए ना, जिनका 11th किसी भी कारण से बर्बाद हुआ हो, सर लोअर बैच में भटक दिया, भेदभाव हो गया हो, रैंकर्स को सब कुछ, और जो 99 जिनको कोचिंग सिस्टम बैंकर्स मानते हैं उनको कुछ नहीं मिला, यार चलो मैं वो टॉपिक नहीं छेड़ रहा हूँ, वो मतलब मेरे खून खौल उठता है उसमें, क्यों भेदभाव करते हो यार। आज इसके साथ भी भेदभाव हुआ 11th में एंड में आते आते, तो लेकिन ये वापस 12th में फिर इसराइल में आया और IIT में बन के गया। अंतरा यार 15% के साथ आई थी, सबने बोल दिया था भाई क्या होएगा, 99.5 लेके गई। विप्लव, उसको तो ये स्टेटमेंट बोला गया था 12th में कि तू तो स्टेट कॉलेज के लायक भी नहीं है, तू क्या तैयारी करेगा। उसकी परिस्थिति और उसके प्रोविजनल रिजल्ट देखकर आज भैया सबकी बोलती बंद कर दी उसने, IIT में बैठा है बॉम्बे में वो आज। तो भैया कोई तुम्हारा एक बात ध्यान रख लो, कोई कोचिंग कोई सिस्टम तुम्हारा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता है लोअर बैच और इन सब के झमेले में पढ़ाकर, वो सिर्फ तुम तुम्हारे भविष्य को यार उठाओ। नोबडी अदर देन यू कैन डिसाइड योर फ्यूचर। तो बच्चों जो बच्चे एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स देख रहे हैं, पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना चाहते हैं, मेंटर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यार आयुष प्रहार है। देखो यार इसरल में बच्चे ही सुपर स्टार्स होते हैं, अपना कोई टीवी में ऐड नहीं आता, कोई इधर उधर सीरीज वीरीज ऐसे कुछ नहीं है, अपने यार बच्चों के रेस्पेक्ट में इसरल ने एक मुहिम चलाई यार, हमारे बच्चों को रेस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर ही हम कोर्सेस के नाम रखते हैं। तो यार आयुष ने जो मजा है ना, इसलिए इसके नाम पर एक कोर्स है, आप भी प्रण लो सर, अगले साल इसरल में मेरे नाम से कोर्स आएगा, आप देखो, ठीक है। तो यार ये कोर्स 12th वाले बच्चों के लिए जो 11th से 12th में जा रहे हैं, अब एक साल में जिनको फोड़ना है, फटाफट से बताता हूँ, इसमें कोटा के टॉप IITian टीचर्स मिलेंगे, तुम्हें पता है यार इसरल के टॉप IITian टीचर्स मिलते हैं, ठीक है। 11th का सिलेबस भी अपन साथ में खत्म कर लेंगे, अगर आप 0 पे हो तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हम 12th और 11th साथ में करेंगे और अक्टूबर 23 जो बहुत ही पीछे उनका नवंबर 23 पकड़ के चल लो, पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। उसके बाद धमाधम रिवीजन इसरल में। इस बार मैं तुमको बताऊं 2000 अभी जो बच्चे 23 में एग्जाम दे रहे हैं 5 बार रिवाइज करवा के उनको भेज रहे हैं, 5 बार रिवाइज करवा के भेज रहे हैं उनको जेई में, जहां पर काफी सारी कोचिंग में तो बच्चों का सिलेबस भी पूरा नहीं होगा, तो इतना एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। पर्सनलाइज टाइम टेबल सबसे बड़ी बात है यार, अब इस चीज की इंपॉर्टेंस है। हर बच्चा क्लास 11 में अलग अलग चैप्टर बिगाड़ के आया है, कोई क्या बिगाड़ के आया है, कोई क्या बिगाड़ के आया है, तो भैया मेंटर्स उसके हिसाब से पूरा टाइम टेबल बना के देते हैं, भाई तू 11 में ये बिगाड़ के आया ना, तो तू ये पहले कर, क्योंकि यार बहुत लिमिटेड साइज क्लास अपन लेते हैं, ठीक है। फटाफट से बता रहा हूँ, बैकलॉग्स कवर होंगे, सिलेबस होएगा, पर्सनलाइज लाइव एंड रिकॉर्डेड लर्निंग। अब तो लर्निंग कैसे होगी वो बताता हूँ। देखो जो लाइव क्लासेस होती है ना, अपनी बहुत स्मॉल क्लासेस साइज, स्मॉल साइज की क्लासेस लगते हैं बिल्कुल,
और उसमें तुम टीचर के साथ में ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन भी कर सकते हो। देखो आजकल काफी सारी जगह लाइव में क्या चलता है, 10-10 हज़ार की लाइव चल रही है, वहाँ चैट चलती रहती है बस। अपने यार बिल्कुल लिमिटेड साइज क्लास होती है, टीचर के साथ में बच्चे इस तरह से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, टीचर को बच्चे भी दिखते रहते हैं, बच्चों के वीडियो ऑन रहते हैं, वो ऑडियो इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड क्लास साइज होती है भाई। हमने बोल रखा है इससे ज्यादा क्लास साइज बढ़ने नहीं देंगे। अब जैसे बच्ची को इसका सोल्यूशन बताना था कि सर मेरा ये सोल्यूशन है, एक बार आप देख लो इस क्वेश्चन में, तो इसने अपना सोल्यूशन बताया, ऑल्टरनेट सोल्यूशन, इसका डाउट भी क्लियर हो गया साथ के साथ में। तो ऐसे आप टीचर के साथ में इन क्लास आप कर सकते हो। जो आपके साथ में 11th में हुआ ना कि ध्यान ही नहीं दिया गया, और यार ये सारे बच्चों में कोई बैच ही नहीं है, ई सरल का आप देखो कोई बैच ही नहीं है, सिर्फ कोर्स का नाम होता है, बाकी सारे बच्चों को इक्वली आंका जाता है, सबके साथ बराबर मेहनत करी जाती है कि कोई यार दम लगाना चाहे ना उसको सपोर्ट मिले, फिर वो फोड़ के दिखाता है। ये हमने देख लिया, 20 में देख लिया, 21 में देख लिया, 2022 में देख लिया। तो भाई साहब एवरेज कोई बच्चा नहीं होता, सिस्टम उसको नीचे गिरा देता है, मेरे को जितना लगता है। और बच्चा अगर उठना चाहे ना तो यार उसको उठाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आप देखो तुम्हारी 11th बर्बाद हो गई है, तो यार विजुअलाइजेशन के सारे लेक्चर्स 11th और 12th के तुम्हारे पास में ओपन अप रहेंगे। अब तो तुम एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो गए यार, 1 साल ठोकर खा चुके हो, तो भाई 4 साल हमारी लाइफ के मेरे प्रतीक सर, एनके सर के लग गए यार ये विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स बनाने में। अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अब तुम 12th में पढ़ोगे, अगर तुमने बोर्ड पे पढ़ाई है, सिंपल बोर्ड पे ड्रॉ करके टीचर ने पढ़ाया तो समझ में ही नहीं आता है, 99% बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन जब विजुअलाइजेशन से करते हो ना एक बार में समझ में आता है। तो विजुअलाइजेशन का हेल्प लेना क्लास 12th में, मजा आ जाएगा तुम्हें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यार पर्सनलाइज मेंटरशिप, जो उस बच्चे के साथ हुआ सर कोई ध्यान नहीं देता, सब सिर्फ टॉपर्स में लगे रहते हैं, भैया ये रैंक लाएंगे, उन्हीं को हॉस्टल्स, उन्हीं को स्टार बैचेस, फलाना बैचेस, आइंस्टीन, आर्यभट्ट, न्यूटन, पता नहीं कौन कौन से बैचेस बनने लग गए आजकल टॉपर्स के लिए। भैया इस रन में ये कुछ नहीं होता, हर बच्चे को 5 लेयर की पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलती है, हर बच्चे में पोटेंशियल है। देखो अगर तुम मेहनत करना चाहते हो ना, तुम्हें 2 मेंटर्स मिलेंगे जिनका नंबर तुम्हारे पास होगा, वो तुम्हारी एक प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से टाइम टेबल बना के देंगे, तुम उनसे बात कर सकते हो, तुमसे बात करेंगे, तुम्हारी डेली लाइव मेंटरशिप। एनके सर के पास मैंने एक बच्चे ने बोला था, सर मैं मेंटर्स तो मेरे को कॉल कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन सर मैं वीडियो से इंटरेक्ट भी करना चाहता हूँ। एनके सर ने 3 दिन के अंदर में पूरा सिस्टम लिया है, रोज डेली 1 घंटा मेंटर्स आपसे लाइव वीडियो इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप करना चाहो करो। मेरी मंडे को प्रॉब्लम आई, अब मैं थर्सडे तक तो नहीं वेट करूंगा, मंडे की मंडे को सॉल्व हो जाएगी, बात कर लो, काम खत्म। हमारे सबके स्ट्रेटेजी सेशंस मिलेंगे, जो आयुष को इतने सारे सेशंस बताए, टेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे देनी है, नोट्स कैसे बनाना है, ये सारी चीजें। और सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है जो बच्चे के मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, कोई उसके मार्क्स और उस पर भेदभाव नहीं करा जाता। जितनी बच्चा मेहनत करता है उसको सुपर मेंटरशिप में डाल दिया जाता है। सुपर मेंटरशिप में क्या होता है, जो जितनी मेहनत कर रहा है ना उसको उतना एक्स्ट्रा मटेरियल और दिया जाता है, एक्स्ट्रा टेस्ट दिए जाते हैं कि तू मेहनत कर रहा है ना, ले तू और ले और ले। उससे उसके नंबर नहीं पूछे जाते कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि भैया नहीं तो अपूर्व, अंतरा, दीपक, विप्लव, आयुष नहीं निकलते ऐसे बच्चे। भाई बच्चों पे भरोसा तो करो। वो यार मतलब लोअर बैच क्या होता है यार, मतलब मैं भी जब ऑफलाइन पढ़ाता था इतनी घिन आती थी इस चीज से कि मतलब यार उसने भी बराबर पैसे भरे, वो भी बराबर आईआईटी में जाना चाहता है, एम्स में जाना चाहता है, बराबर इच्छा है उसकी भी भाई, तो उसको कमजोर टीचर्स क्यों दे रहे हो, ट्रेनी फैकल्टीज पकड़ा देते हैं मोस्टली जगह। तो ऐसा क्यों करते हो यार, मतलब दिस इज रॉन्ग। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छी बात नहीं, भेदभाव इस तरह से अच्छी बात नहीं। रिसोर्सेज बराबर तो फिर देखते हैं ना, जो मेहनत नहीं करना चाहता वो नहीं सिलेक्ट होगा वैसे भी, लेकिन जो करना चाहता है, एक बार किसी कारण से डाउन हो गया बच्चा यार, उसको हाथ पकड़ के ऊपर तो खींचो, फिर देखो क्या गदर मचाता है वो। इसीलिए यार ईसरल के 1200 प्लस आईआईटीएंस हैं, और उससे ही बड़ी बात, मैं तो 1200 में से ज्यादा प्राइड लेता हूं इस चीज में कि हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है, हर 3 में से 1 बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा है। ये पावर होती है जब आप पर्सनलाइजेशन से करते हो ना, ये पावर होती है जब आप ध्यान देते हो, जब आप डिवीजन नहीं क्रिएट करते कि टॉपर ड्रॉपर जो भी बोल लो, मतलब मैं तो शब्द भी नहीं बोलना चाहता वो, तो यार ये हमारी पावर है, और आई टेक प्राइड इन दिस। बच्चों तुम यार अपनी किस्मत किसी को लिखने मत देना तुम्हारे अलावा, बस ठीक है। तो भाई मचाएंगे, फोड़ेंगे, और 12th की तैयारी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करो, कोई टेंशन मत लो। तुम पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 1 साल में तुम तुम्हारी दुनिया बदल सकते हो। ऑल दी बेस्ट।